निकाल। पूछ लिया कि एग्जाम में उन्होंने पूछ लिया कि वो क्या होता है। हाँ नामिका, भूल तो नहीं गई ना? अच्छा, कुछ मैं अभी स्टार्ट करते हूँ और कुछ निकालना है क्या इसमें से? कुछ निकालना है मेरे को क्या? हाँ, कि तू आके कर लेगी? ओके ओके ओके, चल चल चल, ठीक है, उनको नीचे ले आना। बोल। हाँ, हाँ। देखते रहना पहले टॉपिक है। अच्छा खासा मार्क्स का दिस इज वन पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ पर है ना आपसे जनरल वो पूछ सकते हैं आउटसाइड दुनिया से। ठीक है, चलो आप करने का भाई खेलेगा प्रश्न कर और तेरे पास एक होने वाला क्लब से 26 कब तक कितने पेपर्स आए हैं करते हैं सर। हमारे 11th को खत्म है और 20 या फिर 21 को भाई ऐसे ही चलता रहेगा। ये सब बोला कि आप इतने आदी हो जाओ कि मेरी प्रिपरेशन फटाफट रिवाइज किया, और नहीं तो आप पूरे टाइम पे परेशान रहोगे, गलत नंबर ले लेंगे। इसलिए स्टार्ट पे ही सैंपल पेपर्स और करना शुरू करो, पेपर करना नहीं थी। अच्छा, टॉपिक लेवल्स एक 4th लेवल तक ही ज्यादातर होते हैं। चार लेवल तक आपके टॉपिक लेवल्स होते हैं मैक्स टू मैक्स, ठीक है, 3 और 4। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है टॉपिक लेवल्स इतने होते क्यों हैं? अब सबसे पहले आपका टॉपिक लेवल हमेशा ऐसे एक ट्रायंगल फॉर्म में बनेगा। यहां आएंगे प्रोड्यूसर्स, उसके बाद हर्बीवोर्स कह देती हूं मैं यहाँ पे फिलहाल, हर्बीवोर्स कह रही हूं, जिनको हम यहाँ पे बोलेंगे कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद इधर पर कौन से कंज्यूमर है ये? दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। हर्बीवोर्स के बाद यहाँ पे आएंगे आपके कार्निवोर्स, देन यू हैव टॉप कार्निवोर्स, ठीक है, 4 दिख गए। अब यहाँ पे यू हैव प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड देन लास्ट इज टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, टर्शियरी कंज्यूमर्स। अब क्वेश्चन आपका, अरे निकुंज बहुत दिनों बाद, अब क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है, या तो यहां से आ सकता है इस वाली से, या फिर इस वाली से, किसी भी एक फूड चेन या किसी एनिमल को उठा के, या तो वो पूछ लेगा सेकेंडरी इनमें से कौन सा है, या फिर पूछ लेगा नॉर्मल स्मॉल कार्निवोर कौन सा है, ठीक है। अब ये आपके इतने लेवल से ऊपर जाती नहीं है, क्यों नहीं जाती? इसका क्योंकि एनर्जी नहीं बचती, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे एक एनर्जी का आपका यहाँ पे एक फॉलो होती है, एक लॉ फॉलो होती है, दैट इज कॉल्ड द 10% लॉ, ठीक है। दिस 10% लॉ व्हाट इट सेज कि एनर्जी हमेशा ही डिग्रेड होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टुवर्ड्स द टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। तो एनर्जी आपकी हमेशा डिग्रेड होती है, हमेशा कम होती चली जाती है। अभी कम क्यों होती है? अब देखो, सबसे पहले यू वेरी वेल नो कि किसी भी फूड चेन में एनर्जी जो होती है आपकी जनरली होती क्या है? साइक्लिक है बट यूनी डायरेक्शनल है,
ठीक है, इट इज साइक्लिक बट यूनिडायरेक्शनल। हाउ? अब सबसे पहले साइक्लिक की बात करते हैं। नाइट्रोजन दैट इज कंज्यूम्ड, ऑक्सीजन दैट इज कंज्यूम्ड, CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड, ये जितनी भी चीजें हैं ये वही बैलेंस बना के रखती है और घूम फिर के वही आपको मिल रही है। ठीक है, ये पूरा एक साइकिल चलता है। यू वेरी वेल नो अबाउट द नाइट्रोजन साइकिल, ये हमने छोटे में पढ़ी थी आप लोगों ने 8th में, नाइट्रोजन साइकिल वाज देयर। उसमें क्या होता है, आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है फ्रॉम द लाइटनिंग, ठीक है, फ्रॉम द एयर, और उसके बाद वही नाइट्रोजन वापस मिल जाती है टू द एनवायरमेंट, ठीक है, वही एटमॉस्फेयर में वापस जाती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लिक। ठीक, बट व्हाई इट इज यूनिडायरेक्शनल? बिकॉज आपकी जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी आपका यहां से यहां की तरफ जब जाती है तो वो लॉस होती चली जाती है। ठीक है, वो बढ़ती नहीं है, वो उल्टा डिग्रेड होती है एनर्जी। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल। होता क्या है, हीट जो जनरेट होती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर टुवर्ड्स द हर्बीवोर, वो क्या होती है, हीट लॉस हो जाती है, वो वापस यूज अप नहीं होती। हीट लॉस मतलब लॉस। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल इस वजह से बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलती है, बिकॉज आपकी हीट की वजह से, मतलब आपका किस चीज का लॉस होता है, हीट लॉस होता है और एनर्जी का लॉस होता है, जो कि अगले वाले को नहीं मिलता जितना उसे मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10% लॉ की, तो व्हाट इट सेज कि प्रोड्यूसर्स मोस्टली आर योर ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, मैंने आपको एक्वेटिक वाला बताया था, याद है, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स, याद है? चलो एक्वेटिक वाला मैं एक बार बता देती हूँ। एक्वेटिक वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी फूड चेन है एक्वेटिक की। उसमें सबसे पहले होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्लूड्स एल्गी, ग्रीन एल्गीज वगैरह होती हैं उसमें। ठीक है, सो दोज आर दी फाइटोप्लैंक्टन्स, ये एक्वेटिक का है, राइट। देन यू हैव ज़ूप्लैंक्टन्स, ये वो है, ज़ूप्लैंक्टन्स आर दोज जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएंगे। ठीक है, ये क्योंकि ग्रीन है। उसके बाद ये आते हैं आपके हर्बीवोर्स में, ये हर्बीवोर्स में आते हैं, ये प्रोड्यूसर हो जाते हैं, ये हर्बीवोर्स हो जाते हैं। उसके बाद ज़ूप्लैंक्टन्स को खाती हैं स्मॉल फिशेस। ठीक, इनको खाएंगी आपकी स्मॉल फिश, छोटी मोटी फिशेस इनको खा लेंगी। और उसके बाद इनको कौन खा लेगा, लार्ज फिशेस, बिग फिशेस लाइक शार्क, वेल्स, ये सब खा लेंगी, इनसे जो बड़ी साइज में। ठीक है, तो बिग फिशेस विल ईट देम। या फिर इनको भी फिर उसके बाद हॉक खा लेता है, हम को इंसान खा रहे वो इंसान तो सबको खा लेता है, हैं। तो हॉक आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एक्वेटिक की बन जाएगी। ठीक, एक्वेटिक वाले की, अगर एक्वेटिक को आपको रोकना है तो यहीं पे रोक सकते हो बिग फिशेस तक, क्योंकि फिर हॉक आपका एक्वेटिक पे नहीं जाता। ठीक, अब कि हाँ, तो बोले तो बिग फिशेस में ही आपके शार्क एंड वेल्स आ रहे हैं। ठीक है, ये सब आ रहे हैं, और इसके अंदर वो नॉर्मल एक मिडिल साइज वाली भी आ रही है इसमें। ठीक है, अब ये आ गई। तो यहाँ पे 10% लॉ की अगर हम बात करें तो व्हाट यू कैन सी, प्रोड्यूसर्स जब भी होते हैं, दीज आर द ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स टेक देयर एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से, लेकिन ध्यान देना, जब ये सन से लेते हैं अपनी एनर्जी, तो प्रोड्यूसर्स टेक कितनी परसेंट एनर्जी ले लेते हैं लोग, 1%। प्रोड्यूसर्स हमेशा सन से 1% एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सन की सिर्फ 1% लेते हैं। उसके बाद जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है टू द हर्बीवोर, इस रिमेनिंग एनर्जी में से 10% हर्बीवोर को ट्रांसफर होती है। देन हर्बीवोर से जो रिमेनिंग बची वो 10% कार्निवोर पे जाती है। फिर जो 10% बची वो टॉप कार्निवोर पे जाती है, बट टॉप कार्निवोर पे जाते जाते वो एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। ये चीज समझ में आई, ये चीज क्लियर हुई? अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, देखते हैं। ध्यान देना, हमेशा इसकी जो एनर्जी की कैलकुलेशन होगी वो होगी जूल्स में। ठीक है, जूल्स में होगी, जूल्स या किलो जूल्स में होगी, बट जनरली आप जूल्स में करना। ठीक है, बस इतना लेकिन ध्यान देना कि 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल्स। ठीक, इतना है। अब यहाँ पे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं आपके लिए, तो इसको हटाते हैं, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ऐसा लेते हैं कि इस प्लांट ने, दिस प्लांट टुक एनर्जी फ्रॉम द सन, या यू कैन से सन के पास 10 लाख जूल की एनर्जी है, सन के पास है। ठीक है, सन इसको दे रहा है 10 लाख जूल्स की, जूल। प्लांट कितना लेगा लेकिन, 1% लेगा। यू हैव टू कैलकुलेट द 1% ऑफ 10 lakhs, कितना आ जाएगा,
10,000 आ जाएगा इसका। तो प्लांट विल टेक 10,000 जूल्स फ्रॉम सन। सिर्फ 1% लिए उसने, ठीक है, 1% लिए, ठीक। उसके बाद इस प्लांट को खाया किसने? डियर ने, चलो डियर ले लेते हैं, डियर ने खाया इसको, ठीक है। अब डियर पे कितनी ट्रांसफर होनी है? 10%, ठीक है। तो 10% पे कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन की कुछ है नहीं, बस आपको क्या करना है, 10,000 का 10% निकाल देना है, लड्डू लड्डू काटो, 1000 आ गया, ठीक है, बस एक जीरो कम करते चले जाना है। तो यहाँ पे आ गया, डियर के पास नाउ यू हैव 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। डियर से कौन खाएगा डियर को? अगला, अगला इसको खा लेगा, लायन खाएगा, चलो लायन खा लेगा। शीप कोई बोल रहा था? अच्छा, लायन के पास कितनी एनर्जी जाएगी? अगेन रिमेनिंग की 10%, दैट इज 100 जूल्स, ठीक है। देख रहे हो आप, एनर्जी डाउन होती चली जा रही है, राइट। उसके बाद लायन को भी अगर हॉक खा लिया, लायन मर गया, लाश पड़ी है, अब उसको खाएगा कौन? हॉक खाएगा, वल्चर खाएंगे उसको, ठीक है। अब जो वल्चर्स बचे, वल्चर्स पे कितनी जाएगी? ओनली 10 जूल्स, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि पॉइंट्स में भी आ जाती है, डेसिमल्स में आती है, वो तो किसी काम की नहीं है एनर्जी। does this mean कि जितना ऊपर एक ट्रॉफिक लेवल होता है उतना वो ज्यादा खाता है क्योंकि उसको एनर्जी कम मिलती है? उतना वो ज्यादा खाता है मतलब? अच्छा, वल्चर ज्यादा खाते हैं, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, अब चाहिए तो उनको एग्जैक्टली मिल कम रही है, एग्जैक्टली, उनको एनर्जी तो पर इक्वल चाहिए ना। तो अब यहाँ पर आपकी, लेकिन इसका मतलब ये है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ से उठता है कि क्यों ट्रॉपिक लेवल्स हमेशा 3 या 4 लेवल के बाद रुक जाते हैं। वो इसीलिए जस्ट बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल डिग्रेड होती है अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही अजीब सी चीज है, एनर्जी जो बॉडी को चाहिए वो तो डिग्रेड हो रही है, ठीक है। अच्छा, अभी एमिटी में एक क्वेश्चन आ गया था, उन्होंने यहाँ की एनर्जी दे दी थी हाँ जी, और इनकी पूछ ली थी, ठीक है। एक ही बंदे को पता था बट सबने आंसर कर ही दिया था, तो बस एक एक जीरो बढ़ाते चले जाने थे हर लेवल के बाद, ठीक है, तो वो अपने आप हो जाता। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे अब हम लोग? हाँ, अगले में मैं आ रही थी। नाउ लेट्स कम ऑन टू द डीडीटी एंड ऑल दैट। डीडीटी वगैरह क्या है? दीज आर द पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, ठीक है। डीडीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, किसी को अगर याद हो तो? ट्राइक्लोरोइथिन, पढ़ के बोल रही है, ठीक है। डीडीटी, दीज आर द केमिकल्स, ठीक है। बट केमिकल्स के साथ सीन क्या होता है, ये केमिकल्स हमेशा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल बढ़ते हैं। इनका कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं है, देयर इज नो स्पेसिफिक परसेंटेज की 10% से पढ़ रही है कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक परसेंटेज या एक स्पेसिफिक अमाउंट में ये हमेशा फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कार्निवोर ये इंक्रीज होती है, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी लेवल डाउन होता है बट आपका केमिकल लेवल जो कि हार्मफुल हैं वो बढ़ते हैं। तो यानी कि अल्टीमेटली अगर कोई डीडीटी वगैरह केमिकल्स को अपने वहां खेतों में यूज कर रहे हैं तो फाइनली अगर उसको आप खाओगे तो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में केमिकल्स स्टोर हो रहे हैं, ठीक है। हार्मफुल भी इसीलिए ह्यूमन को ही करते हैं वो, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। वाई? दिस इज बिकॉज दिस इज बीइंग मैग्निफाइड, सही बात है ना। केमिकल्स आपके क्या हो रहे हैं? मैग्निफिकेशन पे जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। व्हेन यू सी कि फ्रॉम द लोअर मोस्ट यानी कि प्रोड्यूसर से आपके अल्टीमेट कार्निवोर पे जाके ये क्या हो जाते हैं? बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, क्योंकि केमिकल की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है हर लेवल पे, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर किसी फूड चेन के लेवल पे लायन खत्म हो गए तो हाउ इट विल इफेक्ट योर एनवायरमेंट। लायंस खत्म हो गए, सारे लायंस की पॉपुलेशन खत्म हो गई, डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, सारी ग्रास खत्म होगी, ग्रास खत्म होगी। अल्टीमेटली लास्ट में कौन खत्म हो रहे हैं? आपके सारे प्राइमरी, आपके सारे प्रोड्यूसर्स खत्म हो रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली सही बोला, सब मर जाएंगे, घूम फिर के यही हो रहा है, ठीक है। तो आपको चेन बनानी है रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे कि अगर लायन खत्म हुए तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके जितने भी ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, गोट शीप इनकी बढ़ जाएगी क्योंकि इनको खाने वाला कोई है नहीं।
ये लोग क्या खाएंगे अल्टीमेटली, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, इनको खाना शुरू कर देंगे। धीमे धीमे वो खत्म होंगे, वो खत्म होंगे तो सारे क्रॉप खत्म हो जाएंगे, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। सही है, यहाँ पे सब नॉर्मल बन जाएंगे, फिर सारे डियर बन जाएंगे। सभी मरेंगे फिर अल्टीमेटली। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर डियर खत्म हो गए सारे, अगर डियर्स की पॉपुलेशन डाउन हो गई या डियर्स खत्म हो गए तो फिर क्या होगा? प्लांट ज्यादा होंगे, चलो वो तो चलो अच्छा है, प्लांट ज्यादा हो जाएंगे। लायंस को खाना नहीं मिलेगा, लायंस की पॉपुलेशन डाउन होगी, ठीक है, कुछ स्टार्वेशन से मर जाएंगे, बचे कुछ किस तरफ, सिटीज की तरफ आएंगे, वो डोमेस्टिक एनिमल्स पे फीड करेंगे, फिर अल्टीमेटली ह्यूमन को खाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरह से चेन वहां पे भी खराब होगी। ये चीज समझ में आई? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मॉस्किटो का फ्रॉग हट गए तो मॉस्किटो का डेंगू स्प्रेड हो गया, ये सब हाँ हाँ, ये तो होगा, ये तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में अपनी चेन को रिवर्स ऑर्डर पे लेके जाना, ठीक है, कि ये खत्म हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली हम ही को मरना है। ठीक है, चलो ये हो गए ट्रॉपिक लेवल्स बता दिए, 10% लॉ बोली मैंने अभी। उसके बाद डीटी हो गई। हाँ, अब आते हैं ओजोन लेयर पे। कल्चर्स खत्म हो गए तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना, कल्चर्स नीड डेडलाइन। हाँ, तो डेड बॉडीज फैल जाएंगी, प्लेग आ जाएगा, एनवायरनमेंट फिर से खराब होगा, अल्टीमेटली फिर हम मर जाएंगे, घूम फिर के ह्यूमन ही खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन आपके लिए क्या होती है? जनरली हार्मफुल होती है, O3 ओजोन होती है, आपको ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, बट O3 जब मिलती है आपको तो O2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या है, सन की जब यूवी रेज एंटर करती हैं तो उस टाइम पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है यहाँ पे। अच्छा हाँ, दिस इज नॉर्मल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। होता क्या है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टूटते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड यूवी रेडिएशंस। उसके बाद इसी का अगर एक ये उठ के दूसरे रिएक्शन पे आए इधर पे, और ऑलरेडी हवा में ऑक्सीजन घूम रही है, ये मिलके आपके बनते हैं O3, दिस इज ओजोन। ठीक है, ये रिएक्शन बनता है, दिस इज द ओजोन गैस। ठीक है, ये ओजोन गैस कहां पर है? आपके अर्थ के आउटर पे ब्लैंकेट है ये ओजोन लेयर, एग्जैक्टली। ठीक है, बट इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये आपकी यूवी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन आपकी क्या हो गई है, डिप्लीट हो गई है, कहीं पे एक होल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया, कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ वाली में हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ वाली में हुआ है ऐसा कहते हैं, गॉड ओनली नोस। बट यहाँ पे क्या होता है, वहां के लोगों को स्किन डिजीज एक्चुअली ज्यादा हो रही है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा यूवी रेज की एंट्रेंस हो रही है उधर पे। तो यहाँ से क्या होता है, ओजोन लेयर आपकी अच्छी भी है, लेकिन अगर डायरेक्ट आपने ओजोन इनहेल करी तो इट इज डेडली फॉर यू। ठीक है, इट इज नॉट दैट गुड। बट डिप्लीशन होना क्यों है, डिप्लीशन क्यों हो रही है, क्या लग रहा है? देयर आर सर्टेन रीजंस सच एज industries which are radiating the CFC. What is the CFC? Chlorofluorocarbons. ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपके पहले एयर कंडीशंस में निकलते थे, रेफ्रिजरेटर से निकलते थे, बट आजकल थोड़ा ज्यादा, आजकल कॉप वगैरह हो रही हैं, ये कन्वेंशंस हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट्स वगैरह इस पे मीटिंग्स कर रही हैं। अभी भी रिसेंटली दुबई में COP28 चल रहा है, ठीक है। ये सब क्या होती है, यहाँ पे बैठ के डिस्कशन होती है कि हाउ वी कैन सेव द एनवायरमेंट, व्हाट कंट्रीज कैन डू टू रेडिएशन जो ये सारी हो रही है इनको स्टॉप करने के लिए। तो इसमें से आपकी ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पहले बहुत ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स और एसी वगैरह से निकलते थे, बट आजकल ऐसे एसीज और रेफ्रिजरेटर्स बन रहे हैं कि जिनमें CFCs वो नहीं रेडिएट होते, CFC का यूज करना बंद ही हो गया है अब। एग्जैक्टली, अब कंट्रीज ने अपना धीमे धीमे ये सब चीजें बंद कर दी हैं, तो ये आपका यहाँ से डिप्लीशन थोड़ा इसलिए डाउन हो रही है। ठीक है, तो these are the CFCs, chlorofluorocarbons are the main reason for the depletion of your ozone gas. और उसके बाद ये हो गया, बस यही इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही था यहाँ पे कि how you can control the depletion of your ozone gas. Now क्वेश्चन एक और आएगा कि हाँ आप लोग ये जो
क्या कहते हैं इसे, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि कूड़ा वगैरह कैसे आप लोग डालोगे, ठीक है, या फिर बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं या फिर रिन्यूएबल है नॉन रिन्यूएबल है, इन सबको आप कैसे वापस से फेंक सकते हो। आप लोगों को पता ही होगा आजकल डिफरेंट डिफरेंट क्या आ रही है, ग्रीन डस्टबिन आ रहा है, ब्लू डस्टबिन आ रहा है, ब्लैक डस्टबिन आ रहा है, उनमें अलग अलग करके डालो, सुबह सुबह गाना गाता हुआ चलाता है वो। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपको जस्ट टू क्या कहते हैं उसे, मेक योर नॉलेज, ठीक है, इंक्रीज योर नॉलेज, अवेयरनेस स्प्रेड, एग्जैक्टली अवेयरनेस, ये वर्ड गायब हो रहा था, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देयर आर सर्टेन थिंग्स जैसे कि रिसाइकलिंग, प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सीवेज ट्रीटमेंट, ये आपको पक्के से याद होने चाहिए। क्वेश्चन में इंसिनरेशन के लिए स्पेसिफिक पूछ सकता है कि व्हाट इज इंसिनरेशन एंड हाउ वी कैन डू इट। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, इस चैप्टर के नोट्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, नोट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपके। रिसाइकलिंग तो आपको पता ही है कि जो भी चीज आपको वापस यूज कर सकते हो उसको भी वापस यूज कर लो। कोई ऐसी चीजें हैं, टायर्स वगैरह आजकल आपने देखा होगा कि घरों में उनको मिट्टी डाल के उनपे पौधे लगा देते हैं, कट करके टायर्स उनमें पेंट कर देते हैं। दीज आर रिसाइकलिंग थिंग्स, आप लोग उनकी एक अच्छी चीजें यूज कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि अब उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट। हाँ, अगर आपके किचन का वेस्ट है, किचन के वेस्ट से आपके कंपोस्ट मैन्योर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या है, दीज आर गुड हेल्दी हैं, ये फर्टिलाइजर्स का काम करते हैं फॉर द फार्मर्स वगैरह। आप अपने घरों में भी पॉट्स वगैरह में उनको डाल सकते हो। ठीक है, तो दीज आर दी नेचुरल कंपोस्ट का काम करते हैं। ये किचन वेस्ट से सिर्फ बनता है। ठीक है, किचन वेस्ट में भी आपके फॉइल्स वगैरह नहीं होने चाहिए, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह नहीं, सिर्फ पील्स, वेजिटेबल पील्स या फिर रॉटन सामान होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर्स मेक दी मैन्योर। ठीक है, आफ्टर दैट इंसिनरेशन। नाउ व्हाट इज इंसिनरेशन? इंसिनरेशन का मतलब ये होता है कि उसको 100 to 1000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पे किसी भी कूड़े को जला देना। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या फिर वो जितने भी उसमें, क्योंकि क्या किया तुमने 1000 डिग्री सेल्सियस पे डायरेक्ट उस चीज को जलाया है, तो उससे क्या होता है, जो उसके जितने भी उसके अंदर अगर ऐसी कुछ हार्मफुल रेस थी तो वो वहीं की वहीं खत्म हो जाती हैं, इंस्टेड ऑफ मिक्सिंग इनटू द एयर। वो एयर में पूरी तरह मिक्स नहीं हो पाती, क्योंकि आप उसे पहले से ही 1000, एक सेकंड, अभी आप छोड़ सकते हो, लेकिन बारिश में नीचे आएगी, नीचे पड़ा हाँ, एक काम करिए, आप कल कल भेज दीजिए, कोई नहीं, कल भेज दीजिए। ठीक, ओके। हाँ हाँ, कोई नहीं, कल भेज दीजिए। वैसे अगर आफ्टर इंसिनरेशन से पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, फिर पोल्यूशन से ओजोन लेयर डिप्लीट होता वो होता है, वो तो बात सही है, धुआं निकलता है। अब तुम्हारे जैसे पराली वगैरह जलती हैं, एक तरीके से दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट कितना ज्यादा पोल्यूट होता है उस टाइम पे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, किसी भी चीज को आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, यू आर रिड्यूसिंग द थिंग टू इनटू एशेस। एशेस मतलब पूरी तरह आप उसको राख बना रहे हो। ठीक है, कई बार ये एशेस कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फार्मर्स, अपने वहां पे राख को डाल देते हैं, तो एज ए पेस्टिसाइड काम करती है ये। ठीक है, इट वर्क्स एज अ नेचुरल पेस्टिसाइड, एग्जैक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, और जो कल्चर है उसकी हर्बीवोर्स तो मतलब जो हर्बीवोर्स की डेड बॉडीज को खाएगा, हाँ, कार्निवोर्स की नहीं, तो हाँ, उनको हाँ, तो उस पे जाएगी एनर्जी, हाँ, उस पे उतनी जाएगी क्योंकि वो अगला है ना, तो उस पे जाएगी। तो यहाँ पे इंसिनरेशन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय हाउस होल्ड वेस्ट, केमिकल वेस्ट। कैसे कैसे वेस्टेज है, आप ध्यान देना इस चीज को। हाउस होल्ड वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, बायोलॉजिकल वेस्ट है, फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स। बायोलॉजिकल मतलब फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स वाला वेस्ट। ये वेस्ट आपको जनरली डंप नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि केमिकल्स होते हैं, ब्लड होता है, समटाइम्स सिरिंजेस होती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दे आर नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, तो इसलिए इनको मजबूरी है इनको डायरेक्टली जलाना। ठीक है, वो भी डायरेक्टली इसीलिए 1000 डिग्री सेल्सियस पे जलाते हैं, सो दैट हवा में धुआं जरूर आएगा, बट वो धुआं ऑलमोस्ट कैसा होगा, उसमें कोई भी हार्मफुल चीजें नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्टली आप उसको 1000 डिग्री सेल्सियस पे जला रहे हो। 100 से धीमे धीमे जलाते हो, तब उस पे कार्बन, कभी कुछ, कभी कोई गैस निकल रही है, कभी से कुछ निकल रही है, तो वो निकलनी फिर शुरू होती है। अदरवाइज इतनी तेज टेम्परेचर पे जलाने से क्या होता है, वो एकदम
ठक करके जल गया, खत्म एक बार में, ठीक। तो इससे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट भी कम हो जाता है, और इससे क्या होता है, दिस इज बिकॉज व्हेन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेस्ट मटेरियल इज बर्न, then only a small amount of ash is left behind which can be disposed of by the landfills. अब यहाँ पे दूसरा एक तरीका है लैंडफिल्स ऑल्सो। लैंडफिल का मतलब है जमीन में गड्ढा खोद के कूड़े को डाल देना, जमीन के अंदर गाड़ देना, दिस लैंडफिल। कवर करके उसे कवर कर देना, ऊपर अपना कुछ भी यूज करो, ठीक है, वो भी ठीक है। ये लेकिन लैंडफिल कर देना, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ और भी था, कभी कूड़ा का घर था यहाँ पे। अब जैसे कि दिल्ली में यूएनसी वो कूड़े का पहाड़, जो नए नए लोग दिल्ली में आते हैं उन्हें लगता है कि अरे दिल्ली में भी पहाड़ है, बट बाद में उन्हें पता चलता है कि ये तो कुछ और ही है, ठीक है। तो सीवेज ट्रीटमेंट होती है, अभी सीवेज ट्रीटमेंट आपको पता ही है, अंडरग्राउंड वाटर वेस्ट हो जाता है यहाँ पे, तो सीवेज में ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। सो क्योंकि क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाती है, उसकी वजह से अगर जरा सी भी बारिश हुई, ये दिल्ली में आप लोग देख ही चुके हो, अभी रिसेंटली बारिश में क्या हाल हुई थी दिल्ली में, वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया था। नोएडा फिर भी बेटर था उससे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट का थोड़ा तरीका है, प्रॉपर स्लोप्स हैं, बारिश आई तो पहले तो स्लोप पे तरफ जाती है, फिर उसके बाद फिर भी नहीं कंट्रोल हुई तो नाली खुली हुई हैं तो वहां पे प्रॉपर जाता है पानी, ठीक है। बहुत कम एरियाज ऐसे थे जहां पे पानी भरना शुरू हुआ था, बट दिल्ली में क्या हुआ था, पॉश एरियाज में भी, अच्छे से अच्छे एरिया में भी पानी भरना शुरू हो गया था वहां पे। वो भी इसलिए भरता था क्योंकि लोग कूड़ा डाल देते थे तो नाली अड़ता है। वो तो होता ही है, इसीलिए प्लास्टिक बैग्स वगैरह भी अगर आप अपने डाल दोगे नालियों में तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हेयर्स भी ब्लॉकेज करते हैं, ठीक है, ये सब चीजों से ब्लॉकेज होती है, तो दे हैव टू बी प्रॉपरली डिस्पोज्ड हर चीज को। सामने वाली नाली में से 2 कंटेनर कूड़ा निकला था। तो प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, अपनी रिवर्स पॉल्यूट नहीं करनी है, ये सब चीजें यहाँ पे है, ये आप देख लेना। तो आपका यहाँ से खत्म हो गया ये चैप्टर। यूएनईपी का फुल फॉर्म अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, हाँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम में इसका फुल फॉर्म, ठीक। चैप्टर के मैंने वो डाल दिए हैं, ध्यान दे लेना, इसको देख लेना आप लोग। और अभी 37 है ना, हाँ ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का सीबीएसई का पेपर है साइंस का, ठीक है। इसमें हेरिडिटी के कैसे क्वेश्चंस आए थे वो मुझे दिखाने हैं आपको, बहुत ही ज्यादा नहीं आए थे, ठीक ठाक आए थे, आराम से तुम लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हो, ऐसे आए थे ये वाले। तो कुछ रेशियो वगैरह नहीं पूछी थी इसमें, हम पहले देखते हैं, ढूंढती हूँ मैं पहले, 1 मिनट। ये पूरा पेपर आप लोग करोगे भी वैसे भी एग्जाम टाइम पे, बट अभी ऊपर, हाँ एक ये देखो, इसको ट्राई करो एक बार, देखो कैसे कर सकते हो तुम लोग इसको। इन F2 जनरेशन, ध्यान देना इस चीज का, हाँ F2 की बात हो रही है। पहले वाले में तो सारे टॉल दिखेंगे तुम्हें चारों के चारों, अगले वाले में 3:1 की रेशियो निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखना 1:3 भी दिया हुआ है, तो उसको नहीं लेना, 3:1 लेना है, ठीक है। दिस इज द आंसर, 3:1, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कैसे कैसे क्योंकि देखेंगे, टॉल टॉल दिखेगा एक, तो दूसरा क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और चौथा ये आएगा। तो फिनोटाइप क्या दिख रहे हैं, 3 तो टॉल दिख रहे हैं और 1 शॉर्ट दिख रहा है, तो ये फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे यू कैन सी 3:1, 3 टॉल 1 वो। हम कैसा भी क्वेश्चन हो, फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 3:1, हाँ आती ही है, कितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे यही आने हैं F2 में, 3:1 तड़ाक से मारो। ठीक, बस हो गया, खत्म हो गया, हेरिडिटी खत्म। बताओ इतना टेंशन ले रहे थे, चलो ये करना है। अब ये भी आर एनवायरमेंट किया तो कर लो, बस प्राइमरी कंज्यूमर बताने हैं तुम्हें इसमें से। डी, माइस एंड रैबिट।
क्योंकि प्राइमरी ये वाला पूछ रहा है ना वो तुमसे, ये तो सारे के सारे क्या है, नीचे वाले हैं, प्रोड्यूसर हैं सारे, ऊपर ही आ रहे हैं, वही आंसर है इनका। ठीक है, तो माइस एंड रैबिट आर कमिंग इन दिस। चल अगला देखते हैं, ये तो बाइनरी फिजन वाला है। एसर्शन पे जरा देखते चलना, एनर्जी पासेस, हाँ ये वाला देख लेते हैं, ये भी आर एनवायरनमेंट का दिख रहा है। द एनर्जी विच पासेस टू दी herbivores does not come back to autotrophs, ये तो सही है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, दोनों सही है, रीजन आर करेक्ट एंड वो उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए विल बी द राइट आंसर। किसका? Amoeba takes in food using finger-like extensions of the cell surface. In all unicellular organisms, the food is taken in by the entire cell. नहीं. R is false. A is true, R is false. अब उसमें से जो भी होगा देखते हैं। इसके बाद कहाँ गया, अभी तो बहुत दिख रहे थे। देखा जाए तो आज के काफी कम क्वेश्चन थे लास्ट में ही आएंगे। कम जरूर है पर लास्ट में आ रहे हैं, सेक्शन डी में। हाँ दर्द हो गया भाई, मिल ही नहीं रहा। उसमें होंगे केस बेस्ड। हम्म अच्छा ये कर सकते हो, तो 46 क्रोमोसोम में डायगोनल है उसमें 26 हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ जायगोट? 46 नहीं 46, 23 23 एंड 23 कह रहा है, एंड इन ईच गैमी, तो ईच गैमी में 23 एंड 23। ये आपका डिप्लॉइड होगा, वो हैप्लॉइड्स होंगे, ठीक है, वो हैप्लॉइड्स हैं बिकॉज सिंगल सिंगल पे आ रहे हैं, वो डिप्लॉइड होगा क्योंकि पेयर बना रहा है। A few reptiles rely entirely on environmental cues for sex determination. Comment. ये मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको इस टाइम पे, लिजर्ड, टर्टल्स, रेप्टाइल्स थे ना, लिजर्ड एंड टर्टल्स वगैरह थे, इस स्नेक्स वगैरह भी होते हैं। लिजर्ड में मैंने एक बताया था कि टेम्परेचर जितना ज्यादा हाई होगा वो फीमेल होगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वो मेल पे कन्वर्ट होगा, ठीक है। देख लो कितने गुस्से वाली होती है मेल्स, वो फीमेल्स, जैसे टेम्परेचर हाई हो जाता है वो फीमेल्स पे कन्वर्ट होता है, ठीक है, और वो फिर मेल्स पे नॉर्मल टेम्परेचर है एक तो वो मेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वही एग्जांपल के साथ बताना है, है टेम्परेचर के बेसिस में आपका है यहाँ पे, बहुत छोटी सी एक लाइन पे लिखा है, बस उसी पे ढूंढते रहो। बोलो बोलो बोलो। फ्रॉग नहीं आते इसमें, फ्रॉग्स नहीं है, टर्टल्स हैं। फ्रॉग कहाँ है? एम्फिबियंस है वो तो, रेप्टाइल्स में थोड़ी ना है। तो हाँ, तो यहाँ पे फ्यू रेप्टाइल्स में आपको लिखना है कि देयर आर सर्टेन टेम्परेचर्स जिसकी वजह से उनका सेक्स डिटर्मिनेशन होती है। एग्जाम्पल में आप लिजर्ड दे सकते हो, टर्टल्स दे सकते हो, ठीक है, ये दे देना, ये हो जाएगा। The sex of a child is a matter of chance and none of the parents are considered to be responsible for it. You have to only justify it with the help of a flow chart. वो flow chart क्या बनेगा आपका? वो वाला बनेगा, फीमेल एंड मेल लिखोगे, यहाँ पे फीमेल के पास XX है, इसके पास XY है, फिर उसके बाद आप लोग ऐसे करके इसका क्रॉस बनवाओगे कि there are 50% of chances of getting a male child and a female child and both the parents are not responsible for it. ठीक है, ये नहीं कह सकते कि नहीं Y चाहिए, Y वाला क्रोमोसोम ही चाहिए, हमें क्या पता भाई, ठीक है। तो यहाँ पे why do all the gametes formed in human females have an X chromosome only?
बिकॉज ऑफ मेयोसिस। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में क्या होता है, फीमेल के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का क्रोमोसोम पाया जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ मेयोसिस वाला जो डिवीजन होता है उसकी वजह से, जैसे अमीबा नहीं होता, एक अमीबा है, वही अमीबा दो में टूटा, तो दो डॉटर सेल्स बन गए विद द सेम आइडेंटिकल थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, मेयोसिस के थ्रू ही अगर यही एक्स आपका 2x में आता है सेल डिवीजन के टाइम पे, तो एक्स ही बनने वाली है। ठीक है, meiosis takes place in this women, और उसमें x chromosome gets divided further into x chromosomes only। ठीक है, अगर मेल का पूछे तो उसमें x y उनमें दोनों होते हैं, दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर। ठीक है, सो देयर आर एनी चांसेस ऑफ गेटिंग x और y, कुछ भी हो सकता है। नहीं, वो भी मेयोसिस, वो हाँ वो माइटोसिस पे आएगा। नहीं, वो भी मेयोसिस में ही आएगा, वो भी मेयोसिस में ही आएगा, वो भी मेयोसिस में ही आएगा। अरे बेटा, एक छोटी सी लाइन है, मैं दिखा दूंगी बाद में तुम्हें, वो ढूंढनी पड़ जाएगी। पिछले बार का ये एग्जैक्ट उसको दिख गया है, निकुंज को दिख गया, देख लेना, वो कहीं लिखा हुआ है वहां पे, रेप्टाइल्स वाला। ये थे आपके इधर से, अरे अरे बस शायद इतने ही थे। हाँ खत्म, ये तो इसके थे। ठीक है, उसके बाद अभी किसी एक और स्कूल का भी पेपर हुआ है, रुकना देखो। हाँ तुम्हारा भी तो हुआ है ना साइंस का अभी, अभी इसमें मेरे पास है नहीं। आए थे ना तुम्हारे में भी। दिख रहे हैं कहीं भाई, देखें तो प्लीज मुझे बोल देना एकदम से कि ये रहे। हाँ रिपीट हो गया, देख लिया मैंने भी। 14 दिख गया, एक तो 150 होते हैं। 14 का है क्या इसका? वही तो पूछ रही हूँ मैं, बाकी पहले बताओ फिर बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेरिडिटी। चलो भाई देखते हैं। मेंडल यूज्ड सेवरल कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस, ये तो सही लग रहा है। There were halfway characteristics in this first generation or F1 progeny. There were halfway character, half of characteristics थे। Sorry. The second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not at all, यानी कि कोई भी tall नहीं निकला। Are not all tall. That's true. The second generation यानी कि F2 progeny of the F1 tall plants are not at all ये तो Not all tall. Ma'am, this is true क्योंकि 3:1 का phenotypic ratio तो एक short आता है ना, तो that's true because they are not all tall. One of them is हाँ सारे टॉल नहीं है। Yeah. हाँ ये ठीक है, ये सही कह रहे हो। तो ये भी ट्रू है, फर्स्ट वाला भी ट्रू है। बताना क्या था, फॉल्स। देयर वर हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन, F1 में हाफ वे थे, false, right? सभी टॉल थे यार, Tall. तो बी बन रहा है। बी क्या है? अरे when two genetically dissimilar individuals are crossed, पूरी तरह dissimilar है, the offsprings are referred to as hybrid। सही बोला, We must cooler. हाइब्रिड। जेनेटिकली डिसिमिलर है ना वो,
तो प्योर ब्रेड तो होंगे नहीं यहाँ पे, प्योर ब्रेड तुम्हारे कहीं से कुछ मिक्सअप होगा तो होगा, म्यूटेंट्स भी नहीं होते, क्लोन्स बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए, बिल्कुल सिमिलर नहीं है, तो हाइब्रिड ही एक बचता है, ठीक है। उसके बाद मेंडल सेलेक्टेड अ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, सेल्फ पॉलिनेटिंग, रीजन तो ये था ठीक है। because we can see a lot of the generation. हाँ वो रीजन होना चाहिए था बट दिया नहीं, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, क्या कर गया है क्या वहां, आप तो बोलेगा ही आदमी। चलो, दिल ऐसा होता है, I'm 23rd R in value. humans are the one mostly affected by the biological magnification, मैंने आपको बताया अभी कि ultimately you are the tertiary consumer, ये हम सब था। ठीक है, exactly you are taking everything, ये सब खाते हैं, बट फिर भी किसी आप लोग अल्टीमेट कंज्यूमर आप ही हो, फूड चेन के लास्ट में आप आते हो, टॉप में आप ही हो, टॉप कार्निवोर पे, so that is why biological magnification में most of the chemicals are restored in you only, ठीक है। हाँ बस वही शुक्र है। Technically, vegetarian और कम नहीं होगा। नहीं उनको भी ज्यादा होता है, रीजन उनका ये क्योंकि डायरेक्टली घास फूस खा रहे हैं वो लोग, तो अल्टीमेटली हमारे अंदर फिर से आ रही वो चीज, क्योंकि जितने भी क्रॉप वगैरह होते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स पड़ने ही पड़ने हैं, धुल के खा रहे हैं कैसे भी खा रहे हैं, बट थोड़ा बहुत तो रह ही जाता होगा। 20 राइट, वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन अमीबा एंड ह्यूमंस, डिफरेंस तो तुम लोगों को पता है, ठीक है। किसमें But that's not the difference between nutrition. वो न्यूट्रिशन का डिफरेंस पूछ रहा है, भाई एक तो इनटेक का होगा कि वो मुंह से लेते हैं, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लेते हैं, सीडोपोडिया वाला, वो सही बोला, वो डिफरेंस आ गया, वो चीज वो डिफरेंस आ गया। और सिमिलैरिटी क्या होगी दोनों में, बोथ आर they both excrete दोनों ही सेल के साइटोप्लाज्म में जाके एनर्जी जनरेट करते हैं, ये नहीं दोनों के ही सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेट होता है। डाइजेस्टिव फूड से नहीं कर सकते। न्यूट्रिशन के अंदर किसका होलोजोइक तो हमारा भी है, हां तो सिमिलैरिटी हाँ उसका भी होलोजोइक, हाँ वो ठीक है। वो पहले नहीं नहीं नहीं, व्हाट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, व्हेन यू टेक इन द फूड फ्रॉम योर माउथ, दैट इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, now that's what you just होलोजोइक, व्हेन यू टेक इन द फूड फ्रॉम योर माउथ, ब्रेक डाउन होता है तब होता है, तो मुंह से ही जब आपके ब्रेकडाउन शुरू हो जाए तब होलोजोइक होता है। यहाँ पे न्यूट्रिशन में यहाँ पे सीडोपोडिया और माउथ वाला इंटेक आता है, अगर तुम ये कह सकते थे कि ह्यूमन होलोजोइक पे जाते हैं और वो वाले फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया करते हैं, ऐसा हो सकता था। सिमिलैरिटी में आप लोग ये कर सकते हो कि साइटोप्लाज्म में जाके एनर्जी जनरेट होती है उसकी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, वो कर सकते हो। नहीं कि पहले बॉडी के लिए बॉडी के बाहर नहीं होता, नहीं तो ऐसा कुछ होता है नहीं, वो तो किसी में भी नहीं होता बॉडी के बाहर, वो तो फर्टिलाइजेशन पे चली गई वो तो। नहीं ऐसे नहीं, मैं गलत चाहती हूँ। ठीक है ना चलो, कौन सा होता है जिसमें हेडलाइन प्रोजेक्शन से फूड को एक पॉइंट पे लेके आता है फिर वहां से ले वो पैरामीशियम है, सीलियस की हेल्प कर लेता है। The amount of ozone in the atmosphere began to drop sharply in 1980s. Why? because of CFC 1980s में बहुत ज्यादा यूज करे गए थे इस वजह से, ठीक है। उसके बाद आपका यूनेप ये जो आया है मेरे ख्याल से 1982 में लगभग आया है या ऐसी कुछ में आया है, साल दिया हुआ है बुक में आपके, या 72 में आया है, किसी 2 में आया है, किसी में 82 में, 86 में आया, फिर ये मैम जैसे 29 का यूनेप कब आया है, मैम 87 पे आया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोगों को रखना होगा कि भाई ये यूनेप जो आया है ये फिर 87 के बाद आया, तब कहीं जाके वो चीज ठीक हुई है, बट उससे पहले हाई अमाउंट ऑफ CFCs वर यूज्ड। हाँ बोल। मैम अगर मैम सेकंड वाले पार्ट के लिए हमें एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा, अभी सेकंड पार्ट में मुझे पढ़ने तो दे। इफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल डाई,
व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फूड चेन? हाँ एग्जांपल लिख देना, वही जो मैंने अभी बोली इनमें से कुछ भी। पहले explain करते हैं कि disrupt हो जाता कि हाँ एग्जैक्टली पहले तो ये लिखना, जनरल सा पहले लिखना कि एक जनरल रीजन जरूर आना चाहिए कि अगर कोई भी एक हुआ तो फूड चेन या फूड वेब कुछ भी हो, डेफिनेटली वो डिसरप्ट होगा, ठीक है। और डिसरप्ट होने की वजह से अल्टीमेटली एनवायरनमेंट खराब होगा और ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड, ये होगा ही होगा। उसके बाद एक एग्जांपल डालना चाहो तो डाल दो। कि लाइन भर जाता है। हाँ इन केस लाइन्स खत्म हुए या डियर पूरे खत्म हुए तो क्या होगा? प्रोड्यूसर ही खत्म हो गया। मैम अगर प्रोड्यूसर का हाँ प्रोड्यूसर खत्म हो गए फिर तो फिर भी सारा गड़बड़ हो जाएगा, मैम अगर प्रोड्यूसर ऐसा नहीं खत्म हो गया। वो ज्यादा ही ऊपर चला गया अब तो। What will be the amount of energy available to the organisms of the third trophic level of a food chain if the energy available at the first is 10,000 joules? ऐसे पूछ लेता हमारे से। मैम हाँ, ठीक तो है, 100 जूल बोल रहे तू, 100 जूल्स सही बोला, क्या दिक्कत है? पहले में 10,000 सही तो बोले बच्चे। 1000 पर देखो ऐसे लिख लिया करो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक। फर्स्ट के पास कितनी है कह रहा है? 10,000 जूल्स है, इसके पास 10,000 जूल्स हैं, अगले के पास 10% कम हो जाएगा, एक लड्डू कम कर दो तो वो करते ही इसके पास पहुंची 1000 जूल्स, और उसके पास फिर से पहुंचेगी तो 100 जूल्स, यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आके वो 100 जूल हो जाएगी, ठीक है। थर्ड की निकाल दे, फर्स्ट की निकाल दे। तो मैंने तुमने कहीं कैलकुलेशन में एक जीरो बढ़ा दिया है। whatever it was, हाँ मैंने 1000 into 100 मैंने कुछ करा है, मैंने 10% नहीं करा होगी। तो करना है लेकिन अब 100% मत कर देना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार तो इतने दिन हो गए मुझे अब तो ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। हाँ कहाँ थे हम? अगला कुछ है और है कुछ? भाई मेरे हाथ दर्द हो गए तब से ऐसे कर करके। ये तो उसका है, इसकी अभी हमें कोई नहीं करना, हमें सारे बायो थोड़ा ना करवा रही हूँ अभी मैं सिर्फ वो 2 चैप्टर करवा रही हूँ, ये दोबारा खोलूंगी मैं, दोबारा पूरा करवाऊंगी बायो से। हाँ बोर्ड्स में हाँ देखो इसे कौन सा चैप्टर याद आया? नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट आई पे आ गया, चलो शुक्र है फाइनली एक आया। हाँ 2 pea plants, tall yellow seeds, okay, dwarf green seeds, okay, tall with yellow seeds, वही वाली बनी है ये आपकी, वो F1 जनरेशन आपकी वही वाली बनी है, वो 4 बच्चे चारों के चारों टॉल और येलो दिख रहे होंगे आपको, ये वाली प्रोजनी दिख रही है जो कि आपकी डोमिनेंट होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस आ रही है यहाँ पे, ठीक है। हम इसको 16 नहीं करते हैं 16 नहीं पहले वाले में F1 में, वो दूसरे वाले में फिर ज्यादा बनेंगे। और पार्ट में 50% और आ रही हूँ उधर आ रही हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, when F1 plants are self pollinated, where are F1? सबसे पहले आप देखो, पहले तो उनके जो F1 प्लांट्स 4 निकलेंगे, चारों के चारों कैसे निकलेंगे? ये निकलेंगे, ठीक है, चारों बच्चे निकलेंगे टॉल येलो, तो हम इनमें से कोई 2 को लेंगे, यही करेंगे ना, हम इनमें से किन्हीं 2 को लेंगे, तो हम ये अगर मदर मान रहे हैं तो फादर भी फिर सेम ही रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब पहले यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि इसके क्रोमोसोम्स क्या बनेंगे, किस किस वैरायटी में क्रोमोसोम्स घूम रहे हैं इसकी बॉडी में, सबसे पहले ये निकालना होता है हमें, तभी हमारी वो F2 वाला वो बन पाएगा आपका, उसे क्या बोलते हैं, उसे कुछ कहते हैं प्यूशिट स्क्वायर, उसे कौन सा स्क्वायर कहते हैं, कोई स्क्वायर लिखा है यहाँ पे? हाँ वही वही हाँ प्यूनेट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं इनके, एक तो ये क्रोमोसोम घूम रहा है इनकी बॉडी में, एक ये वाला घूम रहा है टॉल येलो टॉल ग्रीन, और ये डॉग येलो और एक डॉग ग्रीन, ये 4 ऐसे लगा देना, और इनके भी यही 4 निकलने वाले हैं, इनको ऐसे कर देना, इसके 16 बन जाएंगे प्यूनेट स्क्वायर के, ठीक है। तो पहला वाला हो गया सॉल्व,
ठीक है, अब मैं बना नहीं रही वो पूरा पूरा 16 वाला, आप लोग बना सकते हो, सिखा दिया था मैंने। इनको ऐसे फोर में अरेंज किया है और जो सेकंड वाले वो भी ऐसे 4 में अरेंज करो, फिर इसके बाद इन चारों को एक लाइन पे ऐसे, हाँ टेबल बना के करोगे, कितना टाइम रह गया है, बच ही गया तो 4 ऐसे, उसके बाद तुम लोगों को पीरियड स्क्वायर बन जाएगा, 16 बनेंगे इसके, ठीक है, वो आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है राइट द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ फिनोटाइप्स विच आर एक्सपेक्टेड। उसके बाद इनमें से कुछ आपको नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। नए कॉम्बिनेशन कैसे आपको देखने को मिलेंगे, वो जो एकदम लास्ट की रिसेसिव ट्रेट दिखेगी वो तो बेकार है, लेकिन बीच की आपकी रिक्वायर्ड ट्रेट्स भी दिख जाएंगी। हो सकता है रिक्वायर्ड में आपको राउंड एंड टॉल दिख जाए, ठीक है, राउंड और टॉल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही थी, ग्रीन एंड टॉप। हाँ ग्रीन एंड टॉल मिल जाए, ठीक है, ग्रीन एंड टॉल मिल जाएंगे, ऐसे वाले होंगे। तो वही वो पूछ रहा है कि न्यू कॉम्बिनेशन बता देना कि इनमें से बिल्कुल हट के कौन सी कॉम्बिनेशंस आपको दिखी है, तो पीरियड स्क्वायर की हेल्प से आपको दिख जाएगी वो। येलो और टॉल, येलो और डॉफ है इनमें कोई, ये है तो अच्छा, हाँ येलो और डॉफ बनेगी एक नई, हाँ एक येलो और डॉफ भी बनेगी, ठीक है, इसमें नहीं है तो येलो और डॉफ भी आपकी नई बन जाएगी एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं हाउ इज द, अच्छा एक चीज का बहुत ध्यान देना है, आप लोग बच्चे कंफ्यूज करते हो, बच्चे सोचते हैं कि इन दोनों के बजाय ये भर कर लेंगे तो काम हो जाएगा। कई बार ये बीन लिख के नहीं स्कूल वाले देते, और सोचते हैं इतने तो होशियार होंगे ही, लेकिन कई बार क्या करते हो आप लोग, ये 2 की जगह ये 1 करके चले आते हो, मैम गलत है मैम, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोच। ये पहले वाला करना है, ये सिर्फ इस नीचे वाले का ऑप्शन है, ठीक है। हाउ इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे आपको वो एक्स वाला क्रोमोसोम का वो बताना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सन और डॉटर बीइंग 50-50%, 1:1 की प्रोबेबिलिटी आएगी, बस हो गया, ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी निकलेगी इसकी, तो ये भी खत्म। समझ में आए थोड़े क्वेश्चन ही कैसे होते हैं। अच्छा अब मैं क्या करने वाली हूँ, आपके असाइनमेंट सेक्शन पे एक हेरिडिटी के सारे क्वेश्चंस की शीट पड़ेगी, ठीक है, वो कुछ अलग से सारे क्वेश्चन होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब उस पे होगा, ठीक है, मैं अभी डाल रही हूँ, ठीक, चेक कर लेना।